Hello, guys, and welcome to Law Minds. This is module number 3 of the series of Contract Act 1. So, hope you have seen both the videos of module 1 and module 2. So, today we are dealing with who can enter into the contract. So, the basic things for these module 3 would be the capacity to contract. आप सब बेरेक के साथ बैठे जिसके लिए इजी रहेगा हमें समझने का. Targeted sections are section 12, section 11, and section 64, 65, and 68. So we are moving further with the introduction of today's module. Who can enter into a contract? The primary element of a valid contract is capability or eligibility of a partner to form a business agreement. The capacity to contract means the legal ability of an individual or an entity to enter into partnership. According to business laws, the partner must be competent and fulfill the specific criteria before signing the contract. सो ये बेसिक चीज बता रहा है कि कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है. कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो होता है कि एक पर्सन लीगली एबल हो, मतलब लीगली साउंड हो, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर या एक एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए. तो सेक्शन 11. सो होप यू ऑल हैव योर बैरक्स. आई एम रीडिंग फ्रॉम द बैरक डायरेक्टली. Who are competent to contract? Section 11 of Indian Contract Act. Every person is competent to contract who is of age of majority according to the law to which he is subject, and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. तो इसमें तीन चीजें मेजरली दे रखी है, दैट इज attaining of specific age, being of sound mind and not disqualified by law. So इन तीन चीजों का मतलब क्या होता है? Being attaining a specific, as per Majority Act and Basic Rule of India, a person should be 18 or 18 plus before entering into a agreement. Similarly of sound mind, वो lunatic या फिर incapable of understanding the basic contractual terms नहीं होना चाहिए. और फिर आता है नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ बेसिस ऑफ लॉ ही इज सब्जेक्ट टू. वो एक रिनाउंड क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, या फिर जो भी बेसिक क्राइटेरिया होता है लॉ ने उसे डिस्क्वालिफाइड नहीं कर दिया हो जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता. लाइक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया. इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल, जिसके अकाउंट में पैसे नहीं होते और डेप्थ ज्यादा होती हैं. अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग. जैसा हम आप लोगों ने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट की भी अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए. लाइक ऑफर होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और फिर एक इंटेंट होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप बनाने का. इसको डिटेल में पढ़ने के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 की वीडियो रेफर करें. फिर आता है सारे पॉइंट्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. अगर आप एग्जाम से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो ये नोट्स बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होंगे. नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिए और इनको एज इट इज याद कर लीजिएगा. ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दीज नोट्स आर इन ब्रीफ डिटेल. मूविंग फॉरवर्ड, attaining the age of 18, that is the age of majority, the first criteria as per section 11. A minor does not hold the capacity of holding a contract in business. Any agreement made with a minor is business is void ab initio, which means from beginning. If any person aged below 18 years entered into a contract, he cannot rectify the agreement even when he turns 18. This means that invalid agreements are never rectified. इट मीन्स ये बोल रहा है एक माइनर के द्वारा कोई भी एग्रीमेंट में एंटर होना वॉइड एब इनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है और वो रेटिफाइड नहीं हो सकता. रेटिफाइड मतलब करेक्ट नहीं हो सकता, वो एग्रीमेंट ही गलत है स्टार्टिंग से. ठीक. तो अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फिर आता है माइनर बीइंग बेनिफिशियरी इन अ कॉन्ट्रैक्ट. When, even though a minor is prohibited from entering into a contract, he can register himself as a beneficiary to an agreement under Section 30 of Indian Partnership Act 1932 mentions that minor cannot participate in partner in a business, but he can enjoy the benefit earned by the firm. So exceptions are always there in law. तो exception है attaining the age of 18 का, minor beneficiary हो सकता है contract में. लाइक कोई पार्टनरशिप फर्म है उसमें माइनर पार्टनर हो सकता है, लेकिन कैसा पार्टनर होगा? पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. सिर्फ वो प्रॉफिट में पार्टनर होगा और उस
उसकी प्रॉपर्टीज अटैच नहीं होंगी लॉसेस में, और वो डे टू डे वर्किंग ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस में वो काम नहीं करेगा। और आगे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। माइनर ऑलवेज एंजॉय द बेनिफिट ऑफ बीइंग माइनर। A minor gets to enjoy some extra benefits in the business. This contractual benefit needs to be explained in terms of capacity to contract with example. For instance, if a minor pretends to be a major and entered into a contract, he can later plead the minority through the simple formality. The rule of estoppel is not applicable to the minor. Rule of estoppel क्या बोलता है? एविडेंस का एविडेंस में ये रूल आता है। तो रूल ऑफ एस्टोपल क्या बोलता है कि आपने जो बोल दिया वो ही सच माना जाएगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये माइनर के केस में नहीं होता। माइनर ने अगर अपने आप को मेजर प्रिटेंड करके एग्रीमेंट में एंटर कर लिया और उसे लग रहा है कि अब वो फंस जाएगा या फिर वो लायबल नहीं है, मतलब वो इसके लॉसेस नहीं झेल सकता, तो वो माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है। इन दिस केस कोर्ट माइनर की ही सुनेगी कि उसकी माइनॉरिटी है, एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा। तो एक ये एक्सेप्शनल केस है और बेनिफिशियल केस है माइनर के लिए। Then contract through means of guardian. In some cases, a guardian can enter into a valid business contract on the behalf of minor individual. There are guardian who has a right to bind a minor to buy a immovable property under the contract. तो ये बेसिक ये चीज बोल रहा है कि जो गार्जियन है, लाइक पेरेंट्स हैं या जो टेक केयर कर रहा है माइनर की, वो माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, और जब वो मेजर हो जाएगा तो वो जो प्रॉपर्टी है वो उसको ट्रांसफर हो जाएगी, जो है माइनर। फिर आता है इंसॉल्वेंसी। अकॉर्डिंग टू बिजनेस लॉ, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एट द पॉइंट ऑफ टाइम। इवन इफ अ माइनर ओज some due to the firm, he will not be personally liable for it. As we have studied in the first exception, कोई भी अगर लॉस हो रहा है या कोई लाइबिलिटी उस पर पड़ रही है बिजनेस फर्म में, तो वो उस चीज के लिए इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता, उसके लिए ये एक्सेप्शनल केस है। Mutual contract by a minor and an adult individual. When a joint contract is signed between a minor and a major, it has to be done in the presence of minor guardian. In such contract, the liability of a contract is held by the adult. अगर म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है माइनर और अडल्ट इंडिविजुअल के बीच में, तो माइनर जब साइन करेगा तो वो किसकी गार्जियनशिप में होना चाहिए? अपने गार्जियन की या फिर अपने पेरेंट्स की, जो भी उसके टेक केयर कर रहा है। Hope you have all got these things. We are moving further. An individual has to be of a sound mind. Second thing and the second most essential element of Section 11 of Contract Act, it is an individual should be of sound mind. तो इसको, इस essential को डिटेल में बताया गया है सेक्शन 12 में। Reading from Bear Act, kindly open it. What is a sound mind for the purpose of contracting? A person is said to be a sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it is capable of understanding it and of forming a rational judgment as they affect his interest. So ये तीन पैराग्राफ में डिवाइडेड है। पहला पैराग्राफ क्या बोल रहा है? साउंड माइंड कब कहलाया जाएगा एक व्यक्ति? साउंड माइंड एक व्यक्ति जब कहलाया जाएगा जब वो चीजों को समझने के लिए, एक बेसिक जजमेंट, एक टर्म्स एंड कंडीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए केपेबल हो, जब वो साउंड माइंड कहलाया जाएगा। आगे क्या बोलता है? A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें रह रह के साउंड माइंड हो जाते हैं या फिर थोड़ी थोड़ी देर में अनसाउंड हो जाते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साउंड माइंड के रहते करा है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। Last, a person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not be contracting when he is of unsound mind. Vice versa, जैसे मैंने समझाया, जो व्यक्ति वैसे तो साउंड माइंड का होता है लेकिन कभी कभार अनसाउंड माइंड का होता है और उन अनसाउंडनेस के चलते हुए उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इनवैलिड, वॉइड माना जाएगा। तो इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। A patient is in a lunatic asylum who is at interval of sound mind may contract during those interval. अब एक पेशेंट है असाइलम में जो थोड़े थोड़े पीरियड के लिए साउंड माइंड का हो जाता है, थोड़े थोड़े पीरियड में उसकी मेंटल कंडीशन सही हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकता है? जब उस टाइम पीरियड में उसकी मेंटल कंडीशन सही है। तो ये सेक्शन 12 बोलता है। आप लोग इस चीज को डिटेल में रीड कर लीजिएगा, ये एक सिनॉप्सिस दे रखा है इधर, बाकी सेक्शन एज पर द बेयर एक्ट मैंने समझा दिया।
लास्ट पैराग्राफ एक बार पढ़ लेते हैं इसका। अ पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज कंसिडर्ड इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। Such individual can make a contract only when they are sober and have complete understanding. अब intoxication की बात आती है। जब हम इंटॉक्सिकेटेड होते हैं तो हमारी मेंटल स्टेबिलिटी कम होती है, तो हम अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं मानी जाती उस स्टेट में। तो अगर हम इनकेपेबल हैं और इंटॉक्सिकेटेड हैं, उस टाइम रैशनल जजमेंट नहीं बना पा रहे, तो वो इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेटेड हैं हम मोस्टली, तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। तो जब हम सोबर होंगे, चीजों का रेशनल जजमेंट बनाने के लिए केपेबल होंगे, जब भी हम एक वैलिड एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं। Hope you have all got this point. Moving forward, people disqualified under law. Other than minors and people of unsound mind, some individual might be restricted from entering into a contract as well. Such individuals do not hold the capacity to contract under a valid business law. Disqualification under contractual laws could include reason related to politics, legal status, etc. अब अनसाउंडेड के विपरीत कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है लॉ से। सेक्शन 11 का लास्ट एसेंशियल पॉइंट है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो कौन कौन से लोग होते हैं ये, तो इन डिटेल हम समझते हैं। एलियन एनिमीज, बाहरी देश के लोग जिनसे हमें खतरा है। पीपल हु आर हैविंग सिटीजनशिप इन कंट्रीज हु डू नॉट हैव cordial relationship with India or in war-like situation are called alien enemies. Like हम कंसिडर कर रहे हैं नो नथिंग ऑफेंस टू एनी कंट्री, पाकिस्तान और चाइना के लोग। अब ये क्या है, हम वॉर की सिचुएशन में होते हैं तो उनके लोगों को या सिटीजन को क्या बोला जाएगा, एलियन एनिमीज। ओके, तो ये डिस्क्वालिफाइड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए विद इन द लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। देन आता है मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग देयर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। हस्बैंड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होगी वो मैरिड वुमेन एंटर नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट में। ओनली हस्बैंड इज रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी। अगर मैरिड वुमेन के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसकी प्रॉपर्टी बोली जाएगी, हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं बोली जाएगी, तो उससे रिलेटेड वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। देन आता है पर्दा नशी women. पर्दा नशी women, the concept of पर्दा नशी deals with burqa, the person burqa and ghungat, like the women who does not show their faces in regard of their beliefs or any customs. पर्दा नशी is a woman who will be under influence are not eligible to involve into contract as they cannot understand the contract. तो ये लोग नहीं एंटर कर सकती कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंस के थ्रू करा गया है या इनसे मतलब इन्हें कोर्जन या फिर अंडर इन्फ्लुएंस से कराया जा रहा है। स्टेट एम्बेसडर्स, एम्बेसडर्स आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ने इनको पावर नहीं दी गई है। कन्विक्ट सीवियर सेंटेंस, द पर्सन हु आर ऑन बेल and convicted under serious offenses like offenses which are greater than 3 years, वो लोग नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। पेटेंट officer, people having patent right are issued by their owners to them. A patent is a monopoly right given to a owner, hence a patent officer are not allowed to sign a contract. Like patent act होता है, patent मतलब किसी चीज पे अपना अधिकार होना, ठीक, तो वो किस पे होता है, वो उस ओनर के पास होता है, तो ओनर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ऑफिसर को, उसे लीगली राइट नहीं देता कि वो यूज कर पाए या उससे डीलिंग कर पाए, वो सिर्फ ओनर के पास होता है। तो सब्जेक्ट टू दिस राइट ऑफिसर डील नहीं कर सकता, पेटेंट ऑफिसर। देन आते हैं लीगल प्रोफेशनल्स, person who works as judge, advocate, public prosecutor are not allowed to sign a contract relating to their connection. ये हमारे एडवोकेट्स रूल में दे रखा है ये चीज। फॉर एग्जाम्पल, एडवोकेट has taken a case from Y person and legal proceeding are going on, so advocate cannot sign a contract with a person of buying a property. मतलब अब आ गया आपका क्लाइंट, आप क्लाइंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते अपने बेनिफिट के लिए जब तक उस चीज से रिलेटेड केस चल रहा है। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस चल रहा है, आपने बोला लाओ मुझे ही भेज दो तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, आप ये नहीं कर सकते अगर आप उनके लॉयर हैं तो, ठीक। देन आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब कोर्ट के द्वारा बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता वो व्यक्ति। कंपनी, द कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर रूल, different companies are bound by different law. Here company is considered as artificial person, the company cannot sign a contract outside the limit. कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, उसके पास परपीचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील होती है, लेकिन अपने आउटसाइड लिमिट से वो साइन नहीं कर सकती। तो बेसिक हमने तीनों चीजें पढ़ ली हैं सेक्शन 11 की, दैट इज फर्स्ट वाज अटेनिंग एज ऑफ मेजॉरिटी, सेकंड वाज सेक्शन 12 में कि
who individual are of sound mind, then आता है people disqualified under law. So in detail मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से व्यक्ति होते हैं जो कि लॉ के द्वारा insufficient माने जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए. Hope you have all got this. If there is any doubt आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. Capacity contract limited due to mental illness, ये एक्स्ट्रा है. Person with mental illness or disorder are also having limited capacity to contract, irrespective of age. Some of the instances related to capacities are listed below. Intellectual disability. People with intellectual disability are having an exception for capacity to contract. It also includes severity of disorder. Intellectual disability मतलब दिमागी रूप से हम ना समझ, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. देन आता है एडवांस डिमेनिटिया. Persons suffering from dementia are exempted from involving or signing a contract. Dementia is a disease. Hallucination and vision. Hallucination मतलब होता है कि अपने आप चीजों को इमेजिन कर लेना और उन्हें रियल मानना. वो जो व्यक्ति इस बीमारी के तहत होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते. ये जितनी भी बीमारी मेंशन्ड है ये सारी सर्टिफाइड होनी चाहिए डॉक्टर के द्वारा. ठीक है, तो ये लिमिटेड ड्यू टू मेंटल इलनेस, दिमागी रूप से थोड़ी बीमारियां होना जो डॉक्टर सर्टिफाई करे. देन सेक्शन 64, कमिंग टू एन एंड टू दिस वीडियो. सेक्शन 64, सेक्शन 64 क्या बोलता है? सेक्शन 64 deals with effect of rescission of a voidable contract. A contract is considered voidable when one party has the option to either enforce or rescind it due to factors such as coercion, undue influence, fraud, or misrepresentation. If a party with the power to rescind the contract decide to do so, the contract is treated to be never existed. Resign मतलब होता है उसे void declare कर देना या फिर unfulfill कर देना. जिस पार्टी के पास ये पावर थी कि वो उसे डिक्लेयर कर दे कि मैं तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, गलत चीज करी गई है क्योंकि मैं तो कॉजन में था, अनड्यू इन्फ्लुएंस में था, मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, तो वो डिक्लेयर कर दे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा माना जाएगा? वॉइड एब इनिशियो, कि वो नेवर एग्जिस्टेड था. तो सेक्शन 64 यही बोलता है. सेक्शन 65 क्या बोलता है? सेक्शन 65 बोलता है कि अगर हमें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कोई भी बेनिफिट रिसीव हुआ है तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उस बेनिफिट को जो रिसीव हुआ है उसे वो अनजस्ट है तो जो इस पार्टी के अगेंस्ट में रिसीव हुआ है उसे वापस करते हैं. तो सेक्शन 65 बेसिकली ये बोलता है. रीडिंग सेक्शन 65 deals with obligation of a person who received a benefit under contract that becomes void. If a contract is discovered to be void, the party has received any advantage or benefit under that contract, the party is obliged to restore it to a person from whom the benefit is received. This is simple section 65. You should get, आप एक रीड मारेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तो आपको समझ में आ जाएगा. अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम डायरेक्टली एड्रेस कर देंगे. Then coming to last, section 68, I'm sorry. Claim for necessary supplies to a person incapable of contracting or on his account. ये सेक्शन 68 क्या बोलता है कि किसी अनसाउंड व्यक्ति या पर्सन जो कि माइनर था या अनसाउंड था उसको हमने नेसेसिटीज प्रोवाइड करी. कैसी नेसेसिटी? जो उसकी कंडीशन ऑफ लाइफ के लिए नेसेसरी थी. तो अब हम पे राइट है कि हम उस चीज की फुलफिलमेंट, उसकी जो कैश फुलफिलमेंट होगी या जो भी मॉनेटरी फुलफिलमेंट होगी जो नेसेसरी हमने प्रोवाइड करी है वो उसकी प्रॉपर्टी में से डिटैच कर लेंगे. तो बेयर एक्ट, सिंपल बेयर एक्ट रीडिंग करते हैं इसकी. इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में दे रखा है, फॉर एनी वन whom he is legally bound to support, उसके गार्जियन, is supplied by another person with necessity suited to his condition of life, किसी व्यक्ति द्वारा कोई नेसेसिटी जो उसकी लाइफ के लिए जरूरी थी वो प्रोवाइड करी गई है. द पर्सन हु फर्निश such supplies is entitled to reimburse the property of incapable person. तो जिस पर्सन ने वो सप्लाई करा है वो एंटाइटल्ड है रीइंबर्समेंट के लिए उसकी प्रॉपर्टी में से. किसकी प्रॉपर्टी में से? जो पर्सन इनकेपेबल है. एग्जाम्पल इज ए सप्लाइज बी विद नेसेसरी सुटेबल फॉर द कंडीशन ऑफ लाइफ. A is entitled to get reimbursed from the property. B was an unsound person. So this was all set for the module 3. अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो तो do consider subscribing to Law Minds. For more such videos and upcoming contract 1, do follow us because there are some detailed description of every section and every part of the act which we are going to read. Thank you. Do like, share, subscribe to this video. If there is any doubt left, do comment down below. Thank you so much.